हेलो दोस्तों, आज से हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को तीन सेक्शंस में बांटा गया है। तीन सेक्शंस कौन कौन से? तो एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इन तीनों सेक्शन से उठाकर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा टॉपिक हिस्ट्री का ही रहेगा आज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसमें जब चर्चा करेंगे हम लोग तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स की भी चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकसित नगर कौन सा माना जाता है? बताइए, कौन सा नगर सर्वाधिक विकसित माना जाता है? तो राइट आंसर है सी, मोहनजोदड़ो। सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि ये किस नदी के किनारे है। तो ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है मोहनजोदड़ो। इसके बाद किसने खोज किया इसका? तो राखाल दास बनर्जी ने इसका खोज किया। राखाल दास बनर्जी ने इसका खोज किया। कौन उस समय एएसआई का डीजी था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डीजी था। तो एएसआई का डीजी कौन था? तो जॉन मार्शल थे डीजी। जॉन मार्शल ये डीजी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिलता है, और क्या क्या चीज मिला है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। तो जब हम मोहनजोदड़ो से रिलेटेड चीजों को देखते हैं तो सबसे पहले तो आपका हो जाता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ। दूसरा है ब्रोंज डांसिंग गर्ल। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी। और तीसरा है बियर्ड प्रिस्ट। बियर्ड प्रिस्ट, दाढ़ी वाला पुरोहित। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें मोहनजोदड़ो से हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन, ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है? तो राइट आंसर आपको पता ही है, इसका बी होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से संबंधित कौन सा स्थल है? ग्रेट बाथ। अगर हम लोग इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पे चर्चा कर ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन अगर देखते हैं कि इसकी सीमा कहां से कहां तक फैली हुई थी, तो अगर नॉर्थ में देखते हैं तो नॉर्थ में मांडू, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और चेनाब रिवर के तट पर स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें रिवर का तट भी पूछ देता है। दूसरा हम लोग देखेंगे साउथ की तरफ अगर देखेंगे तो दाइमाबाद। दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और ये प्रवरा रिवर के किनारे स्थित है। अगर हम लोग ईस्ट साइड देखेंगे तो यहां आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और रिवर कौन सा है? तो हिंडन है, हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। अगर हम लोग वेस्ट साइड देखेंगे तो सुतकांगडोर, सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान, अभी धुरंधर मूवी आई हुई है, शेर बलूचिस्तान वाली जो स्टोरी है, आपको पता ही है। और ये किस रिवर के किनारे स्थित है? तो दास्त, दास्त रिवर के किनारे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बताइए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर्णमाला आधारित लिपि, दूसरा है चित्रात्मक लिपि, तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक लिपि, और डी है पूर्णतः अपठित। पूर्णतः अपठित। बताइए। राइट आंसर है बी, चित्रात्मक या फिर पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक लिपि है। ये लिपि कैसे लिखी जाती थी, शैली क्या थी इसकी? तो ये दाहिने से बाएं तरफ लिखी जाती थी, और फिर बाएं से दाहिने तरफ लिखी जाती थी। पहले दाहिने से बाएं तरफ और फिर बाएं से दाहिने तरफ लिखी जाती थी। इस लेखन शैली को क्या कहते थे? बोस्ट्रोफेडान। बोस्ट्रोफेडान, ये लेखन शैली है इसकी। अगर एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कौन सी लेखन शैली है, तो बोस्ट्रोफेडान लेखन शैली है। ठीक, लेकिन अभी तक इसके लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ये अपठित है। ठीक, डिसाइफर हम लोग नहीं कर पाए हैं। ठीक, नेक्स्ट है कालीबंगा से किसका प्रमाण मिलता है? कालीबंगा से किसका प्रमाण मिलता है? बताइए।
पहला ऑप्शन है जल प्रबंधन प्रणाली, दूसरा है अग्निकुंड, तीसरा है बंदरगाह और चौथा है विशाल स्नानागार। बताइए आप लोग। तो राइट आंसर इसका होगा अग्निकुंड, बी राइट आंसर है अग्निकुंड। कालीबंगा से अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है। अब कालीबंगा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान। कालीबंगा का मतलब क्या है? काली का मतलब ब्लैक, काली, और बंगा का मतलब चूड़ियां। तो काली चूड़ियां। क्या क्या मिला यहां से? तो पहला कैमल बोन, ऊंट की हड्डी, ऊंट की हड्डी मिला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या मिला? तो लकड़ी का हल, लकड़ी का हल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भूकंप का प्रमाण। ये हमें यहीं से कालीबंगा से ही पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भूकंप भी आया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कालीबंगा किस रिवर के किनारे स्थित है? तो घग्गर रिवर के किनारे स्थित है। घग्गर, घग्गर रिवर के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया? तो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, इन्होंने इसका उत्खनन किया। तो ये कालीबंगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कालीबंगा से क्या मिला है? अग्निकुंड। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का मतलब क्या है? तो काली चूड़ियां। मिला क्या है यहां से? ऊंट की हड्डी, लकड़ी का हल और भूकंप का प्रमाण, यहीं से मिला है। किसने इसकी खोज की? किसने उत्खनन किया? तो अमलानंद घोष। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? बताइए आप लोग। ऑप्शन है पत्थर, कच्ची ईंट, पकी ईंट, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा पकी ईंट। पकी ईंट ये मुख्य निर्माण सामग्री है। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की कंटेम्पररी सिविलाइजेशन की बात करें, जिसे मेसोपोटामियन सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर बात करें, तो यहां से भी ईंटें मिली थी। दोनों कंटेम्पररी थे, समकालीन थे। लेकिन अंतर क्या था? तो मेसोपोटामिया से जो पाई हुई ईंटें थी, ये ड्राइड ब्रिक्स थी। ड्राइड ब्रिक्स मतलब ये धूप में सुखाई गई थी, धूप में सुखाई गई थी। जबकि हम लोग अगर मोहनजोदड़ो की बात करें या सिंधु सभ्यता की बात करें, तो यहां से प्राप्त जो ईंटें थी वो बर्न्ड ब्रिक्स थी, मतलब आग में तपाई गई ईंट थी, बर्न्ड ब्रिक्स थी। और आज भी हम लोग कंटिन्यूअस उस सभ्यता के चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो ईंटें बनती हैं वो पकाई हुई ईंटें हैं, जली हुई ईंटें हैं, भट्टी में तपाई हुई ईंटें हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लोथल प्रसिद्ध है, लोथल प्रसिद्ध है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ग्रेट बाथ के लिए, दूसरा है विशाल अन्नागार के लिए, तीसरा है बंदरगाह के लिए, चौथा है अग्निकुंड के लिए। लोथल प्रसिद्ध है बंदरगाह के लिए, सी इसका राइट आंसर होगा। बंदरगाह या डॉकयार्ड, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है लोथल। लोथल कहां पे स्थित है? तो गुजरात में है, गुजरात में। सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है लोथल जहां से कि बंदरगाह की प्राप्ति होती है हमें। SR राव ने लोथल का खोज किया था और 2014 में लोथल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें शामिल किया गया था, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः किस धर्म का पालन करते थे? बताइए। पहला ऑप्शन है वैदिक धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है प्रकृति पूजक, चौथा है जैन धर्म। तो किस धर्म का पालन करते थे? राइट आंसर होगा सी, प्रकृति पूजक। प्रकृति पूजक। क्यों प्रकृति पूजक? क्योंकि यहां से जो भी सिलें या मुहर मिली हैं वो प्रकृति पूजा के बारे में ही दर्शाता है। ये साक्ष्य बताता है कि वहां के लोग प्रकृति पूजक थे। एग्जाम्पल के लिए वहां से मातृदेवी की मुहर मिली है, मातृदेवी की मुहर मतलब कि एक ऐसी गॉडेस की मुहर मिली है जिसके गर्भ से
एक वृक्ष का, एक पौधे का जन्म हो रहा है। तो ये क्या संकेत देता है कि मातृ देवी की मुहर मिली हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल हम लोग देखते हैं कि 1500 बीसी में शुरू होता है। 1500 बीसी में शुरू होता है, जबकि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये 2500 बीसी से इसका मेच्योर फेज शुरू हो जाता है। तो कहीं पहले का था। बौद्ध धर्म की बात करें तो ये नियर अबाउट 600 बीसी से शुरू होता है। जैन धर्म भी नियर अबाउट 600 बीसी से ही शुरू होता है। तो देख लीजिए आप लोग, ये अंतर है, एज गैप है, इसीलिए राइट आंसर कौन सा होगा? प्रकृति पूजक। एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पशुपति मुहर किससे संबंधित मानी जाती है? तो पशुपति मुहर बहुत इंपॉर्टेंट मुहर है। कहां से मिली है इस बारे में बताइए आप लोग। ऑप्शन है विष्णु, शिव, इंद्र और वरुण। तो पशुपति, एक ही लॉर्ड को पशुपति कहा जाता है। पशुपतिनाथ कौन है? महादेव जी हैं, शिव है, शिव है। और ये मुहर कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक। अगर आप लोग इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है कि पशुपति मुहर जो है इसमें कौन कौन से जानवरों को दिखाया गया है, किस किस जानवरों को दिखाया गया है? तो अगर आप लोग देखें इसमें, ये पशुपति मुहर है, ये पशुपति मुहर है। तो देखिए, एक तरफ आपको पशुपति ये बने हुए हैं, लॉर्ड शिवा है, और एक तरफ बाघ है, उसके ऊपर हाथी है, इधर ऊपर गैंडा है और उसके नीचे भैंसा है, और इधर पशुपतिनाथ के नीचे 2 हिरन हैं। तो कुल 5 तरीके के जानवर हैं। ये जानवरों के भी पूछते हैं कि कौन कौन से जानवर मिलते हैं पशुपति मुहर में। तो बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है और हिरन है। ये पशुपति मुहर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। धोलावीरा, अगर आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित है। अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। एक बहुत ही क्रक्स फॉर्म में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नोट्स बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा आपको। ठीक। तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। बताइए। तो धोलावीरा इसका राइट आंसर होगा बी, गुजरात। बी इसका राइट आंसर होगा, गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहां पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है कि 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था। 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था। यहीं से आपको 16 जलाशय भी मिलते हैं, 16 जलाशय, 16 पॉन्ड मिलते हैं। यही से आपको 2 सीजनल रिवर मनहर और मनसर मिलते हैं। 2 सीजनल रिवर मिलेंगे। इसके बीच में धोलावीरा स्थित था। और चूंकि सीजनल रिवर है, मतलब पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर है, तो ऐसे समय में, ऐसे स्थिति में कैसे वहां के लोगों को पानी मिलेगा? तो ये लोग जलाशयों का निर्माण कराए थे। 16 जलाशयों का निर्माण यहाँ पर किया गया था। अगर हम लोग इसके उत्खननकर्ता की बात किया जाए तो कौन थे? तो जेपी जोशी, जेपी जोशी इसके उत्खननकर्ता थे, जेपी जोशी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है धोलावीरा से रिलेटेड। उत्खननकर्ता कौन है? जेपी जोशी। कहां पे स्थित है? गुजरात में। 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 16 जलाशय बनाए गए हैं यहाँ पे, और मनहर और मनसर 2 सीजनल रिवर, मौसमी नदियां जो है यहाँ पर मिलती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार मुख्यतः क्या था? सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार मुख्यतः क्या था? ऑप्शन है पशुपालन, बी है कृषि एवं व्यापार, सी है शिकार और डी है खनन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कृषि एवं व्यापार। कृषि एवं व्यापार। देखो बच्चों, जब किसी भी नगर का जो बेस रहता है वो कृषि ही रहता है। बाद में जब वो नगर डेवलप हो जाता है तो व्यापार उसका मेन व्यवसाय बन जाता है। अगर हम लोग यहाँ की भी बात करें, सिंधु सभ्यता की बात करें, तो सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक चरण में, जब आप लोग प्रारंभिक 3 चरण मुख्य होते हैं, प्रारंभिक चरण की बात करें तो उस समय खेती, कृषि शुरू हो गया था, और कृषि धीरे धीरे करते करते सरप्लस में हो गया था। मतलब उपभोग से ज्यादा पैदा होने लगा था। जब सरप्लस में हो गया तो फिर यहीं से व्यापार की शुरुआत हुई, और व्यापार की जब शुरुआत हुई तो फिर नगर विकसित होने लगे।
और आपको पता ही है कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। द्वितीय नगरीय सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये फिर 16 महाजनपद के समय शुरुआत होता है दूसरी नगरीकरण की। प्रथम नगरीकरण का शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होता है भारत में। ठीक, ये एंशिएंट इंडिया के कुछ क्वेश्चन थे। अब हम लोग मिडल इंडिया पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मिडल इंडिया का, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से होती है। और गुलाम वंश की शुरुआत कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी का दास था। इसीलिए क्योंकि दास था, जितना भी स्लेव डायनेस्टी में गुलाम वंश में जितने भी सुल्तान हुए हैं सारे दास रहे हैं किसी न किसी के। इसीलिए इस पहला जो वंश शासित होता है, जो शासन करता है, उसको गुलाम वंश के नाम से या फिर मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश या फिर मामलुक, मामलुक वंश। और ये जो है किस जनजाति से संबंधित थे? ये सारे सुल्तान जो थे ये इल्बरी तुर्क थे। ये भी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। इल्बरी तुर्क जनजाति से संबंधित थे। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगर पूछ दे आप लोगों से कि किसका निर्माण करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक, तो चलो इसकी चर्चा उसमें करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी नींव रखी? ऑप्शन है अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल। तो बताया जा चुका है आपको कि कुतुब मीनार, इसका राइट आंसर होगा बी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार की नींव इसने क्यों रखी? तो कुतुब मीनार की नींव इसने अपने स्पिरिचुअल गुरु, जो इसके धार्मिक गुरु थे, इनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। तो इन्हीं के याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अब कुतुब मीनार के निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में कितने सुल्तानों का योगदान था? तो हम लोग देखते हैं 3 सुल्तान के योगदान थे कुतुब मीनार के निर्माण में। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक खुद था, जिसने पहली मंजिल बनवाई थी कुतुब मीनार की। इसके बाद दूसरा जो सुल्तान था वो इसका दामाद था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इसने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था। इसके बाद लास्ट जो सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया क्योंकि चौथी मंजिल टूट गई थी, और इसमें एक और मंजिल जोड़ा, 5वीं मंजिल। ठीक, तो कुतुब मीनार के निर्माण में 3 सुल्तानों का योगदान है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने और किन किन चीजों का निर्माण करवाया, तो एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा था। कुतुब मीनार देखो दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे है? ये अजमेर में है। अजमेर में है। और ये मूलतः क्या था? तो एक संस्कृत विद्यालय था जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय। सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय, ये मूल इमारत थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहान वंश का था। जिस वंश का? पृथ्वीराज चौहान था, चौहान वंश का था। इसी के इस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये कहां पे स्थित है? अजमेर में। तो इसको याद रखिएगा कि कुतुब मीनार के अलावा दूसरा जो निर्माण करवाया वो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में था। ये मूलतः एक संस्कृत विद्यालय था जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय। इसका मूलतः निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने किया था, जो कि चौहान वंश से रिलेटेड है। अभी तक देखो बच्चों, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन जब भी पूछेगा ये वाला क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि अभी तक इसको टच नहीं किया है। इसके अलावा कुतुब मीनार और 2.5 दिन के झोपड़े को छोड़कर इसने और क्या निर्माण करवाया था? तो एक और मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये कहां पे है? दिल्ली में।
दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास में ही स्थित है। तो ये 3 संरचना का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। लाख बख्श क्यों कहते हैं लाख बख्श? क्योंकि ये लाखों में दान देता था, बहुत दानशील प्रवृत्ति का था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट है, मृत्यु कैसे हुई? तो इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई। चौगान एक पोलो की तरह का गेम होता है, घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। तो घोड़े पे बैठ के खेलते समय गिर गया ये घोड़े से और इसकी मृत्यु हो गई। अगर ये पूछ दे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। लाहौर दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी और लाहौर में ही इसकी मृत्यु हुई है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? कौन है पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? तो ऑप्शन है नूरजहां, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम और जहांआरा। तो एक ही ऑप्शन सही है, बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये कौन है? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने क्या किया था रजिया सुल्तान ने? तो इसने एक अबिसीनियाई तुर्क था जिसका नाम था याकूत। याकूत इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था जिसका नाम था अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर ये कौन सा पोस्ट था, कौन सा पद था ये? तो ये अस्तबल का प्रमुख होता था। तो इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर इसने याकूत को बैठा दिया था। इससे जो दरबार के अमीर थे वो रुष्ट हो गए थे और इसके खिलाफ बगावत कर दिए थे। बाद में जब ये उस बगावत को दबाने के लिए पंजाब गई थी, पंजाब, तो वहां का जो गवर्नर था अल्तुनिया, अल्तुनिया, तो इससे शादी कर ली और शादी करके जब वापस दिल्ली आ रही थी तो हरियाणा के पास कैथल में इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये रजिया सुल्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया? किस प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया बताइए? तो ऑप्शन है इक्ता व्यवस्था, मनसबदारी, जागीरदारी या जमींदारी। तो इजी ऑप्शन है ए इक्ता। ये मुख्यतः कहां का व्यवस्था था? तो ये अरबी व्यवस्था थी जिसको कि इल्तुतमिश ने इंडिया में लागू किया था। ठीक, इसीलिए इल्तुतमिश को द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। रियल फाउंडर, रियल फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो रही थी तो उस समय इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? ये पूछता है क्वेश्चन। तो यूपी में एक जिला है बदायूं, वहां का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। ठीक, बदायूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी किससे संबंधित है? 15वां क्वेश्चन, किससे संबंधित है? सैनिक संगठन, धार्मिक संस्था, 40 तुर्क अमीरों का समूह या फिर न्याय परिषद। तो इसका राइट आंसर है सी, 40 अमीरों का समूह था। स्थापना किसने किया था इसका? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इस संगठन की स्थापना की थी और इस संगठन को ध्वस्त किसने किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन ने इसको ध्वस्त किया और इल्तुतमिश ने इसको लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलबन का शासन किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ऑप्शन है धार्मिक सहिष्णुता की नीति, दूसरा है रक्त एवं लौह की नीति, तीसरा है विस्तारवादी नीति और चौथा है समुद्री नीति। तो बड़ा इजी ऑप्शन है, अगर आप लोगों ने बलबन पढ़ा है तो बी है राइट आंसर, रक्त एवं लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त एवं लौह की नीति। ठीक, अगर आप लोगों ने बलबन को के बारे में पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे कि बलबन ने इसी नीति से दिल्ली सल्तनत के ऊपर कंट्रोल किया। इसी नीति के थ्रू इसने इंडिया के पश्चिमी भाग से मंगोल कंटिन्यूअस इंडिया पर अटैक कर रहे थे, तो इसको रोकने के लिए इसी नीति के तहत इसने चेन ऑफ फोर्ट्स बनाए, किलों की श्रृंखला बनवाई और यहाँ पे 2 लोगों को तैनात कर दिया था। एक तो अपने बड़े बेटे महमूद को और दूसरा जलालुद्दीन खिलजी को, जलालुद्दीन खिलजी। और यहीं पर मंगोलों से लड़ते समय इसके बड़े बेटे महमूद की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो पहला तो ये काम किया कि चेन ऑफ फोर्स बनाए, मंगोलों को रोका, मंगोलों को रोका। दूसरा काम क्या करेगा? तो मेवाती राजपूतों का लूटपाट को नियंत्रित किया। दूसरा काम, क्योंकि मेवाती राजपूत क्या करते थे, बार बार
दिल्ली में आकर लूटपाट करते थे और फिर वापस अरावली के जंगल में चढ़े जाते थे। और इसने उसको रोकने के लिए, मेवाती राजपूतों को रोकने के लिए, कि अरावली के जंगल को जलवा दिया। और आजकल अरावली आप लोग जानते ही हैं कि चर्चा में है। फिर से अरावली के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तो बलबन के समय में मंडराए थे, दूसरा मोदी जी के समय में मंडरा रहे हैं, तीसरा अगर हम लोग ब्लड और आयरन की पॉलिसी की बात करें तो इसने इसी के तहत बंगाल विद्रोह का दमन किया था। बंगाल में इसके खिलाफ विद्रोह हो रहा था, तो बंगाल विद्रोह को दमन करके वहां पर अपने छोटे बेटे बुगरा खां को वहां का गवर्नर बना दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉलिसी इसने लगाया था, ब्लड और आयरन पॉलिसी। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिजदा और पायबोस किस शासक ने प्रचलित किए थे? ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया। बताइए, इजी ऑप्शन है। कौन लाया था सजदा और पाबोस की प्रथा? तो बहुत इजी है, इसको बलबन ने लाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। सी राइट आंसर। सजदा और पाबोस की हम लोग बात करें तो बलबन ने एक थ्योरी लाई थी जिसको डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप या फिर राजत्व का दैवी सिद्धांत कहते हैं। दैवी सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। इस थ्योरी के तहत बलबन ने क्या बोला कि सुल्तान ईश्वर की छाया है, और उसे ही जिल्ले इलाही बोला। जिल्ले इलाही, सुल्तान ईश्वर की छाया है। और चूंकि अपने आप को ईश्वर की छाया बोला, मतलब एक तरीके से देखो तो ईश्वर के इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया। तो अब इसी के लिए वो खुद स्लेव डायनेस्टी का था और अपने आप को स्लेव डायनेस्टी का दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने आप को कनेक्ट करेगा किससे? तो ईरान से कनेक्ट करेगा। ईरान में एक माइथोलॉजिकल वंश था, बहुत ही प्रसिद्ध वंश था, जिसको बोलते हैं अफरासियाब। अफरासियाब, इस वंश से खुद को कनेक्ट कर देगा। ठीक, और ईरान की प्रथाओं को भारत में लाएगा। जब ईरान की प्रथाओं को भारत में लाता है तो वो यही करता है कि सजदा और पैबोस, ये दोनों ईरान की प्रथा थी, इसको जो है भारत में मनाना शुरू कर देगा। और दूसरा नौरोज, ये ईरानी नववर्ष का फेस्टिवल है, नववर्ष का त्योहार है नौरोज, इसको मनाना शुरू कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बताइए कौन था गुलाम वंश का अंतिम शासक? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है इसका सी, कैकुबाद। इसके बाद गुलाम वंश की समाप्ति हो गई। किसने समाप्त कर दिया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त कर दिया और नए वंश की स्थापना की, जिसे खिलजी वंश कहते हैं। खिलजी वंश। तो ये मिडल इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, दो और क्वेश्चन है। दीवान ए अर्ज का संबंध किससे था? बताइए। ऑप्शन है राजस्व से, न्याय से, सेना से, विदेश नीति से। तो दीवान ए अर्ज का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर है सी, सेना से था। दीवान ए अर्ज सेना से था। और दीवान ए अर्ज का निर्माण किसने करा था? बलबन ने कुल 3 संस्थाओं का निर्माण किया। पहला दीवान ए अर्ज, जो कि सेना से रिलेटेड था। दूसरा था दीवान ए उंजारत या फिर दीवान ए इंसा, इसे ही कहते हैं। और तीसरा था बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक। दीवान ए उंजारत किससे रिलेटेड था? तो पत्राचार और फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग से रिलेटेड था। बरीद किससे रिलेटेड था? तो गुप्तचर विभाग से रिलेटेड था। तो ये बलबन से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश सत्ता में आया। जलालुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया। ठीक, तो कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो ए खिलजी वंश। ठीक, तो ये मिडल इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग मॉडर्न इंडिया पे चलते हैं। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या कारण था? ऑप्शन है आर्थिक शोषण, सामाजिक सुधार, चर्बी लगे कारतूस, भूमि व्यवस्था। तो तात्कालिक जब कारण की बात करते हैं तो सी है इसका राइट आंसर, चर्बी लगे कारतूस।
क्यों? क्योंकि उस समय एक नए बंदूक का इस्तेमाल किया जाने लगा था ब्रिटिश के द्वारा, जिसे कहते थे इनफील्ड राइफल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल होने लगा था। इसके पहले कौन से राइफल का इस्तेमाल होता था? तो ब्राउन बेस राइफल थे, ब्राउन बेस राइफल। इसको हटाकर इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल होता था। और इनफील्ड राइफल में क्या होता था कि कारतूसों के ऊपर चर्बी लगी रहती थी, जिसको मुंह से निकालना पड़ता था। ठीक। दूसरा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? बहुत इजी क्वेश्चन है। दिल्ली में किसने किया? तो आप लोग जान रहे हैं, सी बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया। नाना साहब ने कानपुर से किया था, कुंवर सिंह नाना साहब के कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर से थे। ठीक। तात्या टोपे नाना साहब के साथ थे। ठीक। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर होगा ए 1885। किसके द्वारा हुई? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। कहां पे हुई? तो बॉम्बे में हुई। कहां पहले होने वाली थी? तो पुणे होने वाली थी, पहले पूना में होने वाली थी, लेकिन पूना में कॉलरा फैल जाने के कारण स्थगित होके बॉम्बे में हो गई। ठीक। तो इसकी मीटिंग बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में कहां पे हुई? कौन सा स्कूल था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कितने लोग शामिल थे प्रथम अधिवेशन में? तो 72 लोग। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कांग्रेस से रिलेटेड। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम, बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक। ए.ओ. ह्यूम ने, ये एक सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना में सहयोग किया। ठीक। इसके बाद है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ए 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। ठीक। और बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ? एक मूवमेंट शुरू हुआ बंगाल में, जिसे स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। और इसी स्वदेशी मूवमेंट के बाद कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। किसमें? गरमपंथी और नरमपंथी। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक। सूरत अधिवेशन में। तो कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग पहला, दूसरा बंगाल विभाजन, तीसरा असहयोग आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन। ठीक। बताइए, चर्चा हो गई है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी बंगाल विभाजन। जलियांवाला बाग नहीं होगा, बंगाल विभाजन होगा। ठीक। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से हुआ? तो बंगाल विभाजन का। स्वदेशी आंदोलन क्या था कि हमें विदेशी वस्तुओं को बाइकआउट करना है, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन में जो ब्रिटिश गुड्स थे, ब्रिटिश साल्ट था, इसका बाइकआउट किया गया और पूरी तरीके से खादी और स्वदेशी पर को प्रमोट किया गया। ठीक। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन बताइए, 1917, 1919, 1920, 1922। तो इसका राइट आंसर है सी 1920 में असहयोग आंदोलन की प्रारंभ हुआ। और किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे का कारण क्या था? तो 1917 में रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट, और इसी एक्ट का विरोध किया जा रहा था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून या ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता है। इसी एक्ट का विरोध हो रहा था और 1919 में इसी एक्ट का विरोध करते समय जलियांवाला बाग घटना घट गई। जलियांवाला बाग, ये पंजाब में घटना घटी और इसी के विरोध में, जलियांवाला बाग के विरोध में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसको हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर कमीशन। और फिर जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, इसी कारण के कारण
महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का शुरुआत किया 1920 में, जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई? 1922 में हुई। 1922 में चौरी चौरा कांड से हुई। चौरी चौरा कांड। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि चौरी चौरा कहां पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो एलटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो बताइए दांडी मार्च किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। बताइए दांडी मार्च किससे संबंधित है? ठीक, तो दांडी मार्च राइट आंसर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसमें हुआ क्या था कि 12 मार्च को साबरमती से गांधी जी 78 लोगों के साथ 241 मील की दूरी तय करते हैं और दांडी पहुंचते हैं और वहां पर जाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से नमक कानून को तोड़ने के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 12 मार्च 1930। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नारा था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नारा था? तो पहला ऑप्शन है करो या मरो, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और नेक्स्ट है जय हिंद। तो राइट आंसर है ए, डू और डाई, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था। ठीक, अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका जवाब हो ही गया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। दो लोग थे, एक आगा खां और दूसरे थे सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां, इन दोनों लोगों का मुस्लिम लीग के स्थापना में काफी इंपॉर्टेंट है, योगदान है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।